नमस्कार, स्वागत है आपका जीके सुपर 30 में। मेरा नाम है रानी किरार। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में वर्णमाला के बारे में पढ़ा था कि वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वरों के बारे में, व्यंजन के बारे में और अयोगवा के बारे में हमने पढ़ा था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम आगे पढ़ेंगे। हम वर्णमाला का ही टॉपिक है, ये कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा, काफ़ी लंबा टॉपिक चलेगा ये हमारा, ठीक है। वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं या वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं वर्ण, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद अयोगवा भी होते हैं, तो वो कितने होते हैं? 2 होते हैं, अंग और आहा, ठीक है। तो अयोगवा को हम स्वर के भेद में शामिल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ना तो वो स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं। वो दिखने में उनकी प्रकृति बिल्कुल वैसी ही होती है कि वो स्वर भी दिखाई पड़ते हैं और व्यंजन भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे वर्णों को लिख लिया है ताकि यह हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और हमको समझ में भी अच्छी तरीके से आ सके, क्योंकि ये सब मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि ये क्या होते हैं। तो ये जो हमारे छोटा आ से लेके औ तक मैंने आपको बताया था, ये 11 स्वर होते हैं हमारे। क्या होते हैं? ये 11 स्वर होते हैं। और ये जो 2 मैंने आपको बताए थे, अम और आहा, ये क्या होते हैं? हमारे अयोगवा होते हैं। क्या होते हैं? अयोगवा होते हैं। और ये इन्हें स्वरों में शामिल क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये पूर्ण रूप से स्वर नहीं होते, इनमें व्यंजन का साउंड या ध्वनि आती है, ठीक है। इसके बाद ये व्यंजनों के बारे में बताया था कि का से लेके हाथ तक और ये छत्रक ज्ञ सब ये व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो व्यंजनों के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। एड़ा और एड़ा, ये दोनों क्या बताए थे मैंने? द्विगुण व्यंजन होते हैं। द्विगुण व्यंजन, या इन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? द्विगुण व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनका जो ध्वनि निकलती है, इनका साउंड जो निकलता है वो एड़ा और एढ़ा करके निकलता है। यानी जो हमारी जीभ होती है वो मूर्धा से, यानी जो जीभ है वो ऊपर टकरा कर तेजी से बाहर निकलती है, यानी तेजी से वो नीचे की ओर पटकती है। तो इसलिए ये इनको क्या कहेंगे हम? द्विगुण व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनको लेखन की दृष्टि से वर्णमाला में शामिल किया जाता है, लेकिन इन्हें व्यंजनों की संख्या में शामिल नहीं किया जाता। यानी व्यंजन केवल कहाँ से कहाँ तक होते हैं? का से लेके हा तक ही होते हैं व्यंजन, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। आगे हिंदी का जब मैंने विकास आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में, तो हिंदी के विकास में मैंने आपको बोला था कि जब हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ था, यानी सन 1100 ईस्वी में हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ था। उस समय जब हमारी भाषा का विकास हुआ तो कई प्रकार की अशुद्धियाँ उसमें पाई गई थी। तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें हिंदी व्याकरण का प्रयोग करना पड़ा, हिंदी व्याकरण को हिंदी में शामिल करना पड़ा ताकि उन अशुद्धियों को, उन गलतियों को दूर किया जा सके। तो हमारी हिंदी व्याकरण में क्या? मात्राओं का प्रयोग किया जाता था। मात्राओं का प्रयोग किया गया। तो मात्राएं कौन कौन सी होती हैं? हमारी मात्राएं हमारी छोटा आ से लेके आह तक ही होती हैं। मात्राएं केवल स्वरों की मात्राएं ही हम प्रयोग की जाती हैं इसमें, ठीक है। व्यंजनों की कोई मात्राएं नहीं होती हैं। जो स्वर की मात्राएं होती हैं वो छोटा आ से लेके आहा तक होती हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी मात्राएं होती हैं। तो स्वर की मात्राएं कौन कौन सी होती हैं आगे देखिए। जैसे कि ये आ है, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि, ठीक है। इसके बाद ए, आई, ओ, औ, अंग और आहा, ठीक है। यहाँ तक ये क्या होते हैं? हमारे सब स्वर होते हैं। तो स्वरों की ही मात्राएं होती हैं जो कि व्यंजनों के साथ मिलकर नए शब्दों या नए वर्णों का निर्माण करती हैं, जिनके द्वारा हमारी हिंदी भाषा की जो अशुद्धियां हैं या त्रुटियां हैं वो बोलने और लिखने में हमें सरल प्रतीत होती हैं। आसान भाषा में हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये जो छोटा आ होता है, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है,
क्या समझ आया कि जो छोटा आ हमारा होता है इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार का मूल स्वर होता है। मूल स्वर का कहने का अर्थ है कि ना तो इसे तोड़ा जा सकता, ये किसी अन्य स्वर से नहीं बना है मिलकर, ठीक है। आया समझ में? इसको क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। हमारा जो छोटा आ है वो मूल स्वर है, यानी वो पूर्ण रूप से अपने आप में स्वतंत्र है, वो किसी और पर आश्रित नहीं है। और जो बड़ा आ है हमारा, बड़ा, इसकी मात्रा क्या होती है? एक खड़ी पाई के रूप में होती है, खड़ी पाई के रूप में, जो कि व्यंजनों के पीछे लगती है। जो हमारी छोटी ई है उसकी मात्रा इस प्रकार से होती है, जो सिरोरेखा के ऊपर आगे से निकलती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो बड़ी ई है हमारी, इसकी मात्रा पीछे से सिरोरेखा पर आती है, ठीक है। इसके बाद ये छोटा ऊ जो व्यंजन वर्णों के नीचे लगाया जाता है। इसके बाद बड़ा ऊ की मात्रा इस प्रकार होती है, और जो ऋषि की मात्रा हमारी होती है वो व्यंजन वर्णों के साथ किस प्रकार से लगती है? नीचे की तरफ, ठीक है। आया समझ? ए की जो हमारी मात्रा होती है वो एक मात्रा होती है, सिरोरेखा के ऊपर केवल एक ही मात्रा होती है। इसके बाद जो आई है, आई की कितनी मात्राएं होती हैं? 2 मात्राएं। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी मात्रा एक दिखाई जाती है और इसमें एक भी मात्रा दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि ये ए है, इसकी एक मात्रा होती है, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं होना है, इस पे एक मात्रा लग रही है लेकिन इसको आए बोलते हैं, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? आए, यानी इसमें डबल मात्राएं होती हैं। याद रखना, जिसके ऊपर एक भी मात्रा नहीं है उसमें एक मात्रा लगती है, और जिसके ऊपर एक मात्रा है उसमें 2 मात्राएं लगाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ओ की क्या मात्रा होती है? एक सिरोरेखा और एक मात्रा ऊपर, ठीक है, खड़ी पाई। सिरोरेखा के नीचे एक जो खड़ी पाई और उसके ऊपर एक मात्रा होती है, ये ओ की मात्रा है। इसके बाद औ की मात्रा एक खड़ी पाई और 2 मात्राएं, ठीक है। आपको ये दिखाई दे ही रहा है सिंपल तरीके से। इसमें एक खड़ी पाई एक मात्रा, ठीक है, इसकी मात्रा एक खड़ी पाई और 2 मात्राएं। इसके बाद अंग की मात्रा होती है ऊपर एक बिंदी और आहा की इस प्रकार पीछे की तरफ लगाई जाती है, ठीक है। तो आपको समझ आया, ये सारी मात्राएं हमने बचपन में भी पढ़ी हुई हैं हिंदी व्याकरण वर्णमाला में, ठीक है। इन्हीं मात्राओं से क्या होता है, हमारी जो 12 खड़ी होती हैं, हिंदी की व्याकरण की जो 12 खड़ी होती हैं, कक्का किक्की कुक्कू करके जितनी भी 12 खड़ी हैं जो कि व्यंजन वर्णों से मिलके बनती हैं, उनमें इन सभी मात्राओं से निर्माण हुआ है उनका, यानी वो जो 12 खड़ी बनी है इन्हीं मात्राओं के ऊपर बनी है। आया समझ? इन मात्राओं की जरूरत क्यों पड़ी? इन मात्राओं की जरूरत हमें सही प्रकार से हिंदी को लिखने और बोलने के लिए इनकी आवश्यकता हमें पड़ी। क्यों? यदि हम इन मात्राओं का प्रयोग नहीं करते व्यंजन वर्णों के साथ, तो हमारा कोई एक शब्द, कमल, कुछ भी एक शब्द ही लिखा जा सकता था। जैसे हमारा ये किताब शब्द है, किताब शब्द कैसे लिखा गया और कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये व्यंजन वर्णों के साथ स्वर की मात्राएं शामिल हैं इसमें। देखो, ता के साथ बड़ा की मात्रा और बा में भी एक आ शामिल है। आया समझ में? मैंने आपको पहले वर्ण विच्छेद बताया था कि जो सारे हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं उनमें आ शामिल रहता ही है, ठीक है। यानी जो हमारा आ स्वर है ये शामिल रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, का में से यदि हम आ अलग कर देते हैं तो यहाँ हलंत लग जाता है, और हलंत का अर्थ होता है कि का अब आधा है, इसकी प्रकृति कैसी है? फिर आधी हो जाती है। और यदि इसमें आ को शामिल किया जाता है तो वो इस प्रकार से दिखाई देता है पूर्ण रूप से, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा कि यदि हम हिंदी में इन मात्राओं को शामिल नहीं करते तो हम ना तो हिंदी को शुद्ध रूप में बोल पाते और ना ही उन्हें लिख पाते। मैंने आपको लिपि के बारे में बताया था कि भाषा के लिखने की विधि, शैली या चिन्हों को जिनका प्रयोग किया जाता है वही लिपि होती है। और हमारी जो लिपि है हिंदी भाषा की, वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। आया समझ इतना आपको? ठीक है। तो मात्राओं की ज़रूरत हमें बहुत आवश्यक है हिंदी के लिए, ठीक है। उसके आगे हम पढ़ते हैं कि मात्राओं का प्रयोग किस किस प्रकार से किया जा सकता है। मात्राओं का प्रयोग किस किस रूप में किया जा सकता है। यानी एक तो स्वरों का प्रयोग,
स्वरों का प्रयोग मूल रूप में किया जा सकता है। मूल रूप यानी उनके जो मूल रूप है, यानी मूल रूप क्या, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ये सब क्या है, मूल रूप है। यानी जो एक उनकी प्रकृति है, जैसे आकार के वो दिखाई दे रहे हैं, वो क्या होता है, उनका मूल रूप होता है। और दूसरा क्या है, दूसरा व्यंजनों के साथ यानी जो व्यंजन वर्ण है उनके साथ मात्राओं का प्रयोग करके, ठीक है, मात्रा का प्रयोग करके इनका प्रयोग किया जा सकता है। किस प्रकार से, स्वर का प्रयोग मूल रूप में कैसे किया जाएगा, जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा आपके लिए, आइए, ठीक है, आइए शब्द लिखा, तो इसमें कोई भी व्यंजन वर्ण नहीं है। यानी जो हमारा स्वर है वो अपने आप में भी कुछ शब्द बना सकता है, जैसे आइए या आई, ठीक है, आए, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अपने आप में स्वरों से ही बने हुए हैं। यानी जो उनके मूल रूप हैं उन्हीं से बने गए हैं, ठीक है, इनमें कोई भी उनकी मात्राएं नहीं है, यानी वो उनका पूरा अपना रूप है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्वर का प्रयोग मूल रूप में। और व्यंजनों के साथ मात्राओं का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, व्यंजनों के साथ मात्राओं का प्रयोग, जैसे किताब मैंने आपको बताया था कि ये जो का वर्ण है ये व्यंजन है, तावी व्यंजन, और बा जो हमारा है वो भी व्यंजन है। लेकिन इनके साथ जो मात्राएं प्रयोग हो रही हैं वो क्या है, ये छोटी की मात्रा है, ये बड़ा की मात्रा है, और इसके अंदर आ शामिल है, छोटा आ, ठीक है। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो कैसे होगा, का प्लस का में कौन सी मात्रा है, छोटी की, छोटी, प्लस ता में कौन सी मात्रा है, ता से मात्रा को अलग करेंगे, बड़ा की, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि बड़ा की मात्रा क्या होती है, एक खड़ी पाई, तो यहाँ में ता में कौन सी मात्रा लगी है, एक खड़ी पाई, यानी बड़ा आ अलग होगा। उसके बाद बा से क्या अलग होगा, आ। तो इस प्रकार हम वर्ण का विच्छेद करके समझ पाते हैं कि इनमें कौन कौन सी स्वरों की मात्राएं लगी हुई हैं। तो एक इस प्रकार से मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा समझिए कि यदि किसी भी शब्द से, जैसे कि कोई शब्द है हमारा, मैंने लिखा है आम, तो जब व्यंजन के आगे कोई भी स्वर आता है, व्यंजन के आगे कोई भी स्वर आता है, या किसी भी स्वर से कोई शब्द स्टार्ट हो रहा है, शुरुआत स्वर से होती है, तो तब उसका मूल रूप ही आता है। जब किसी शब्द की स्टार्टिंग किससे हो, स्वर से हो, तो स्वर का क्या रूप आएगा, मूल रूप आएगा, मात्रा नहीं आएगी। और यदि व्यंजन के बाद स्वर आता है तो उसका मूल रूप नहीं बल्कि मात्रा आती है, ठीक है। आया आपको इतना समझ में। जैसे कि मैंने शब्द लिखा मीना, मीना में ऐसे तो मैं लिख नहीं रही हूं, जैसे माँ, बड़ी ई, ना, बड़ा, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से यदि हम इस शब्द को लिखेंगे तो क्या पड़ा होगा, कुछ भी नहीं, इसका अशुद्ध रूप लग रहा है ये, ठीक है। इस प्रकार से जब व्यंजन के पीछे स्वर आता है तो उनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। सरल अर्थ में यही आप समझ सकते हैं कि यदि किसी शब्द की शुरुआत स्वर से की जाती है तो स्वर का मूल रूप आता है, उसकी मात्रा नहीं आती है। और यदि व्यंजन के बाद स्वर का रूप आएगा तो कौन सा, मात्रा के रूप में आएगा, ठीक है। आया समझ। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ आया हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक तरीके से और समझिए आप, यदि मैंने लिखा कि कोयल गीत गाती है या कोयल मीठा गाती है, कुछ भी हो, ठीक है। एक वाक्य में आपको समझाना चाह रही हूँ कि कोयल गीत गाती है। यदि हम इन मात्राओं को प्रयोग ना करके, इनमें जो स्वरों की मात्राएं लगी हुई हैं इनका प्रयोग ना करके इनको इस रूप में लिखें कोयल, तो आप क्या पढ़ेंगे, आपको कुछ आ रहा है समझ। इस प्रकार से हम यदि इनको लिखेंगे तो आपको कुछ समझ आ रहा है,
नहीं आ रहा है, क्योंकि पढ़ने में इस तरीके से ना तो पढ़ा जाएगा और ना हम इन्हें सही प्रकार से लिख पाएंगे। इसलिए शुद्ध रूप में जब व्यंजनों के साथ मात्राएं आती हैं तभी इनका हम शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं, यानी व्यंजनों के साथ स्वरों की केवल मात्राओं का ही प्रयोग किया जा सकता है। आया आपको समझ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम स्वरों के भेद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। और कौन कौन से? पहला होता है हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा हमारा कौन सा होता है? दीर्घ स्वर, तीसरा होता है हमारा प्लुत स्वर। ठीक है, स्वर के 3 भेद हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को क्या क्या कह सकते हैं? ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर, मूल स्वर और मौलिक स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का ही समय लगता है, वो कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर या मौलिक स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है और कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये 4 होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर को हम क्या क्या कह सकते हैं? ये होता है गुरु स्वर, इसको गुरु स्वर भी कह सकते हैं। ये वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है या 2 मात्रा का समय लगता है। हम ये कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिनमें ह्रस्व स्वरों की तुलना में 2 गुना समय लगता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से स्वर होते हैं दीर्घ या गुरु स्वर। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये 3 होते हैं। ठीक है, इसके आगे ए, आई, ओ और आऊ, इनको भी इसमें शामिल किया गया था पहले, लेकिन इसके बाद इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। इसलिए जो हमारे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनको हम दीर्घ स्वर मानते हैं। और आगे जो ए, आई, ओ, आऊ 4 जो स्वर हैं उनको संयुक्त स्वर में बांट दिया गया है। कौन से स्वर? संयुक्त स्वर। इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको संयुक्त स्वर? अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। पहले हम पढ़ते हैं तीसरे स्वर के बारे में, जो है हमारा प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर कौन से स्वर होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनको केवल उच्चारण के लिए ही प्रयोग किया जाता है अधिकतर, जैसे कि नाटक के संवादों के लिए या तेजी से किसी को हम पुकारें तो उसके लिए या फिर गाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 2 होती है। जो हिंदी का 3 होता है, 3 इस प्रकार से इसे लिखा जाता है और अंग्रेजी के एस के समान। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या होती है 2। ठीक है, आया समझ? इसको नाटक के संवादों में गीत को गाने के लिए या फिर तेजी से किसी को हम पुकारते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो संयुक्त स्वर हमारा था, ये जो दीर्घ स्वर इसी से बना हुआ है। संयुक्त स्वर बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ये 3 क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। क्यों होते हैं? ऐसे स्वर जो कि 2 समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, 2 एक जैसे स्वरों से। कैसे? बड़ा जो है हमारा, बड़ा आ, ये किस किस से मिलकर बना है? ये बना है छोटा आ प्लस छोटा आ को मिलाकर ये बना है हमारा बड़ा आ। ठीक है, बड़ी ई हमारी किससे बनी है? छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलकर बनी है हमारी बड़ी ई। ठीक है, और जो ऊ है, बड़ा ऊ, ये किससे बना है? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बना है। तो आइए आप देखिए, आपको समझ आ रहा होगा कि ये 2 जो हैं समान स्वर हैं, यानी एक जैसे, ये दोनों समान हैं और ये दोनों समान हैं। तो ऐसे स्वर जो 2 समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं वो क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है,
और ए आई ओ औ इन चारों को दीर्घ स्वरों से अलग क्यों किया गया है? तो आइए समझिए। इनको अलग इसलिए किया गया है क्योंकि ये दो असमान यानी भिन्न प्रकार के स्वरों से मिलकर बने हैं। कैसे? समझिए आप। ये जो हमारा ए है ये किस किस से मिलकर बना है? ये बना है छोटा आ प्लस छोटी ई से मिलकर हमारा क्या बना है? ए। तो देखिए ये दोनों अलग अलग स्वर हैं, एक जैसे नहीं है। जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया था, दो एक जैसे या एक समान स्वरों से मिलकर बने हुए स्वरों को क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक जैसे समान स्वर नहीं है, ये कैसे हैं? भिन्न प्रकृति के हैं। तो ये हमारे किस कैटेगरी में चलेगा? ये हमारे संयुक्त स्वरों की कैटेगरी में इन्हें डाल दिया है। पहले इनको दीर्घ स्वरों में ही शामिल किया जाता था, इसलिए हमारे स्वर के 3 ही भेद बताए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको 3 टिक करना है। अब आगे देखिए, जो आई हमारा है ये किससे मिलकर बना है? छोटा आ प्लस ए को मिलाकर बना है हमारा आई। ठीक है, इसके बाद ओ जो हमारा बना है वो किस किस से मिलकर बना है? छोटा आ प्लस ऊ को मिलाकर। और औ हमारा किससे बना है? छोटा आ प्लस ओ को मिलाकर बना है हमारा औ। तो देखिए ये जो चारों हैं ये असमान स्वर से मिलके बने हैं। तो इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। आगे स्वरों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से भी किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण कुछ अन्य प्रकार से भी किया गया है, जो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। ऐसे इस प्रकार से, जैसे कि उच्चारण और मात्रा के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण है, जिह्वा के उच्चारण स्थान के आधार पर और ओष्ठ की आकृति के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए, उच्चारण व मात्रा के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं। ठीक है, तो जो स्वर मैंने आपको अभी बताए थे स्टार्टिंग में, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और संयुक्त स्वर, जो मैंने आपको बताया था ए आई ओ औ संयुक्त स्वर, इनको उच्चारण स्थान के आधार पर रखा गया है इन चारों को। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया था इस वाले में स्वर के भेद जो 3 मैंने बताए थे आपको, इन्हीं को उच्चारण और मात्रा के आधार पर रख दिया है। किसकी मात्रा लघु होती है, किसकी मात्रा गुरु होती है, यानी अधिक या 2 मात्राएं। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर मैंने आपको बताए थे, इनकी संख्या 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। आगे दीर्घ स्वर की संख्या कितनी बताई थी? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, प्लुत स्वर की संख्या 2 होती है, जो इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। ठीक है, इनको उच्चारण के लिए ही प्रयोग किया जाता है। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी हो गई? इनको दीर्घ स्वरों से अलग कर दिया गया है, ए आई ओ औ। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना है। यदि आप एक बार अच्छी प्रकार से इन्हें समझ लेंगे या इनका उच्चारण करके देखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये हो गए हमारे 4 प्रकार के उच्चारण और मात्रा के आधार पर। तो जो हम पंडित कामता प्रसाद, हिंदी के साहित्यकार पंडित कामता प्रसाद गुरु जो हैं, ये हिंदी के क्या है? साहित्यकार हैं, हिंदी व्याकरण के साहित्यकार। इनके अनुसार स्वरों का वर्गीकरण 2 भेदों में किया गया है। ठीक है, जिस प्रकार से पाणिनि है उन्होंने संस्कृत में स्वरों का वर्गीकरण किया है, उसी प्रकार से इन्होंने हिंदी में स्वरों का वर्गीकरण 2 भागों में किया है। ठीक है, इन्हें हिंदी का पाणिनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हिंदी का पाणिनि कहते हैं। पाणिनि का नाम आपने सुना होगा, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है हमारा अष्टाध्यायी का, कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो वो कौन है? पाणिनि, जो कि संस्कृत साहित्यकार हैं।
लेकिन हिंदी के हमारे हिंदी व्याकरण के साहित्यकार कौन है? पंडित कामता प्रसाद गुरु हैं। इन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने 2 भागों में किया है। तो वो 2 भाग कौन कौन से हैं? हमारे कौन कौन से हैं? मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। इन्होंने 2 भागों में बांटा है स्वरों को। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? तो मूल स्वर में इन्होंने इन्हीं स्वरों को लिया है। ठीक है, मूल स्वर में इन्होंने इन्हीं स्वरों को लिया है, इन 4 स्वरों को, जिन्हें हम ह्रस्व स्वर और लघु स्वर कहते हैं। दूसरा है संधि स्वर। तो संधि स्वर कौन कौन से होते हैं? संधि स्वरों को इन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा है। कौन कौन से? एक तो होगा दीर्घ संधि स्वर और दूसरा है संयुक्त संधि स्वर, जो मैंने अभी आपको यहाँ पढ़ाया है या समझाया है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में ये बता रही हूँ, क्योंकि ये हम लॉन्ग में पढ़ चुके हैं। इन्होंने किस प्रकार से संधि स्वर नाम दे दिया इसको, और इनको 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? यही वाले, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। आया समझ में? तो सबका तरीका अलग है, लेकिन स्वर वही है, उनकी कैटेगरी वही है, लेकिन सबके अनुसार अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि आपसे यदि पंडित कामता प्रसाद इस प्रकार से क्वेश्चन आया, तो आप स्वरों के कितने भेद बताएंगे? 2 भेद, क्योंकि इन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा है, मूल स्वर, संधि स्वर। ठीक है, फिर इन्होंने संधि स्वर को ही 2 भागों में बांट दिया है, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, जो हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। ठीक है, इतना आया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं हम। अब स्वरों का उच्चारण जिह्वा यानी जीभ के स्थान के आधार पर, यानी जीभ के उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो स्वरों का वर्गीकरण इस कितने भागों में इनको बांटा है जीभ के आधार पर? 3 भागों में। कितने? 3 भागों में। तो कौन कौन से होते हैं वो? पहला होता है हमारा अग्रस्वर। पहला कौन सा है? अग्रस्वर। दूसरा है हमारा मध्य स्वर, दूसरा मध्य स्वर, और तीसरा है हमारा पश्च स्वर। ठीक है, ये 3 भाग हैं जिह्वा के उच्चारण स्थान के आधार पर। तो बताइए अग्रस्वर क्या होता है? अग्रस्वर क्या होता है ये देखिए, इस तरीके से आप समझना। ठीक है, ये होता है हमारा अग्रभाग, यानी आगे वाला हिस्सा। ये हमारा जीभ का डायग्राम जैसे मैंने आपको बना दिया है, तो आप ऐसे समझिए कि ये आगे वाला हिस्सा है और ये हमारा मध्य वाला हिस्सा यानी बीच वाला, और ये जो हिस्सा है ये हमारा पश्च भाग है। ठीक है, यानी पिछला हिस्सा। ठीक है, 3 हिस्से होते हैं हमारे जीभ के, आगे वाला, बीच वाला और पिछला हिस्सा, जिसे हम पश्च भाग कहते हैं। ठीक है, तो अग्र स्वर कौन से होते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण स्थान जिह्वा के उच्चारण स्थान के अग्रभाग से होता है। वो कौन कौन से स्वर होते हैं जिनका उच्चारण जीभ के आगे वाले हिस्से से किया जाता है? तो बताइए कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। ये 4 जो होते हैं इनका उच्चारण जीभ के आगे वाले हिस्से से होता है। आप उच्चारण करके देखिए, आपको समझ आएगा। छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, ये आगे वाले हिस्से से होता है इनका उच्चारण। मध्य स्वर कौन सा होता है, या इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? बीच के हिस्से से होता है, जिह्वा के बीच के हिस्से से। तो वो कौन सा है? हमारा जो मूल स्वर है छोटा आ, ये हमेशा बीच से ही उच्चारित होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि तो छोटा आ को हम मूल स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं या कोई भी शब्द बोलते हैं तो आ उसमें शामिल रहता ही है। क्यों रहता है? क्योंकि ये हमारे जिह्वा के मध्य भाग से उच्चारित होता है, इसलिए इसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मूल स्वर। और ये मध्य भाग से उच्चारित होता है। ठीक है, पश्च स्वर क्या होते हैं? पश्च स्वर यानी जीभ के पिछले हिस्से से जो वर्ण उच्चारित होते हैं या जो स्वर उच्चारित होते हैं वो क्या होते हैं? पश्च स्वर होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से स्वर हैं?
तो बचे हुए कौन कौन से हैं? छोटा मध्य में आया है, छोटी बड़ी ए आई, तो बचे हुए कौन से हैं? बड़ा आ, ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आऊ, और जो ओ है वो भी पिछले हिस्से से उच्चारित होता है। ओ कौन सा वर्ण होता है? ओ अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ वर्ण है। कौन सी भाषा से? अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, जिसका उच्चारण कहाँ से होता है? छोटा आ और ओ, इन दो वर्णों के मध्य से इसका उच्चारण किया जाता है। यानी जो छोटा और ओ है, इसके मध्य भाग से ये इस वर्ण का उच्चारण होता है। इसे ओ कहते हैं, जो कि अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए कौन कौन से ऐसे वर्ण होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इसके अंदर इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये ओ वाला ध्वनि, ठीक है, ओ वाला वर्ण होता है। इसके बाद कुछ और भी शब्द होते हैं, जैसे कि हॉकी है, ठीक है, या हॉल है। तो इस प्रकार से जो भी शब्द लिखे गए हैं ये ओ से लिए गए हैं। ये कौन सा? अंग्रेजी भाषा वाला वर्ण है। ठीक है, आया समझ आपको? आगे बढ़ते हैं हम। ओष्ठ की आकृति के आधार पर, यानी ओठों की आकृति के आधार पर वर्णों को, स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भाग हैं इसके। ओष्ठ की आकृति के आधार पर दो प्रकार के स्वर होते हैं। पहला होता है वृत्ताकार, पहला क्या होता है? वृत्ताकार स्वर, और दूसरा होता है आवृत्ताकार स्वर। यानी जो गोल प्रकृति के होते हैं वो तो होते हैं वृत्ताकार स्वर, या इन्हें गोलाकार भी कह सकते हैं। गोलाकार यानी जिन स्वरों के उच्चारण में या बोलने में हमारे ओठों का आकार कैसा हो जाता है? गोल हो जाता है, तो वो हो जाएंगे वृत्ताकार स्वर। और आवृत्ताकार स्वर वो होते हैं जिनमें गोल आकार नहीं होता है, हमारे होठों का आकार कैसा नहीं होता है? गोल नहीं होता है, वो होते हैं आवृत्ताकार स्वर। तो वृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं? ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आऊ, ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? ये वृत्ताकार स्वर होते हैं। आप उच्चारण करके देख सकते हैं, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आऊ, इन सब में हमारे होठों की आकृति कैसी हो रही है? गोल हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे वृत्ताकार स्वर हो गए। आवृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं जो हमारे बचे हुए हैं? जैसे छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, ये जो है हमारे, ये आवृत्ताकार वर्ण है, स्वर हैं, जो हमारी आकृति, होठों की आकृति को कैसा? गोल नहीं करते हैं। वो क्या होते हैं? आवृत्ताकार स्वर होते हैं। आपको इतना समझ आया होगा। जो ओ होता है, ओ जो मैंने आपको बताया था अंग्रेजी भाषा का वर्ण, ये भी इसी वृत्ताकार वाले में आएगा, क्योंकि ओ बोलते हैं तो भी हमारे होठों का आकार कैसा होता है? गोल होता है। ठीक है, तो आपको इतना समझ आया होगा। स्वरों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया गया है। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल की नए नए वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।